हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दूसरे पार्ट की वीडियो बनाने आया हूँ, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट पार्ट को ही देखेंगे। अभी सब प्रेडिकेट पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट पार्ट अधूरा रह गया था, इसलिए सब्जेक्ट पार्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो आप देखें, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट जो होता है वो वर्ब से पहले होता है और वर्ब के बाद प्रेडिकेट होता है। वर्ब से पहले का पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब से बाद का जो पार्ट होता है वो वर्ब से लेकर के बाद का जितना पार्ट है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। परंतु यही केवल पहचान आप जो है स्पष्ट नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर देगा। इसलिए आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन पर और प्रेडिकेट की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां मैंने इसको समझने के लिए सब्जेक्ट पार्ट को अलग किया है कि सब्जेक्ट पार्ट को कैसे समझेंगे। तो सब्जेक्ट पार्ट में इसके पहले की वीडियो में बताया गया है कि एक हेड वर्ड होता है और इस हेड वर्ड के लिए दूसरे क्वालिफायर भी हो सकते हैं, और क्वालिफायर जो होंगे वो तीन तरह के होंगे। एक डिटरमिनर होगा, एक एडजेक्टिव होगा, एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये वर्ड के साथ आने वाले जो क्वालिफायर हैं उनका प्लेस निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले आ रहा है क्वालिफायर डिटरमिनर, तो पहले आप डिटरमिनर को ही लिखें, फिर एडजेक्टिव को लिखें, फिर हेड वर्ड लिखें, फिर एडजेक्टिव और फ्रेज लिखें। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पहले की वीडियो में दी गई है। यहां पर आप ये समझें कि सब्जेक्ट जो होता है वह एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए या तो कौन से प्रश्न पूछ करके सेंटेंस में क्लियर करें कि कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट है, या हु से प्रश्न पूछकर आप ये क्लियर कर सकते हैं कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का पार्ट किधर है। इस तरह से जब आप निकालेंगे तो या तो वो पूरा सब्जेक्ट पार्ट एक ग्रुप में होगा या एक शब्द में होगा। कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मिलकर सब्जेक्ट बन सकते हैं। दूसरे फार्मूला है, मैंने ये कुछ लिख रखा है सब्जेक्ट के किन किन रूपों में हो सकता है, जिसमें आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट इट, अकेले इट भी सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। ये इट सब्जेक्ट का कार्य, इसको और भी डिटेल समझने के लिए आपको इट के प्रयोग में ट्रांसलेशन के रूल में मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें इट का प्रयोग समझाया गया है। इट का प्रयोग यहां भी मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि इट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए, वस्तु का परिचय करवाने के लिए, या समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष इत्यादि का परिचय करवाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप स्पष्ट देख लेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, इट इज वेरी हॉट टुडे। यहां आप देख सकते हैं कि ये जो इट है वो सब्जेक्ट के रूप में आज के दिन के बारे में जो है वो परिचय करवा रहा है, इसलिए यहां इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप देयर को भी देखें, देयर का भी मैंने एक वीडियो ट्रांसलेशन में बना रखा है। देयर का प्रयोग आप उसे देखें और समझें। यहां भी आप स्पष्ट कर लें कि देयर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तब किया जाता है जब किसी वाक्य में किसी का होना या न होना पाया जा रहा हो, तो उसका परिचय करवाने के लिए वहां सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का ही प्रयोग किया जाता है। देयर भी अकेले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहां देयर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसका भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि देयर आर 5 बॉयज इन दिस रूम। ये देखें, यहां देयर सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। और बाकी आप पार्ट देख रहे हैं, इसको भी आप आगे डिटेल पढ़ेंगे, ये सब प्रेडिकेट पार्ट में जाएगा।
तो इस तरह आपने देखा कि सब्जेक्ट एक भी शब्द का हो सकता है, सब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकता है और सब्जेक्ट इट और देयर के रूप में भी हो सकता है। फोर्थ सेंटेंस के रूप में आपके सामने है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जिसे आप यहां जो है कुछ कुछ विद्यार्थियों को यह पहली बार देखने को मिल रहा होगा और कुछ लोग जानते हैं, तो इसे स्पष्ट कर लें कि इन्फिनिटिव जो है वह वर्ब से बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनिटिव इज हियर। इन्फिनिटिव जब भी बनेगा तो ये आप ध्यान रखें कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। टू प्रीपोजिशन जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगते ही ये इन्फिनिटिव बनाता है। यहां आप एक चीज और स्पष्ट कर लीजिए कि इस टू को इन्फिनिटिव टू के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस टू को इन्फिनिटिव टू के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आप इसको समझें कि इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। और ये काम किसका करता है, तो आप यहां ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ब टू जो है वर्ब के फर्स्ट के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है और ये नाउन का कार्य करता है। अब आप यहां देख सकते हैं कि नाउन क्या है, तो आप समझें कि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो यहां नाउन के रूप में, चूंकि ये वर्ब है, वर्ब का प्लेस सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, लेकिन वर्ब जब इन्फिनिटिव बन जाता है तो वह नाउन का कार्य करने लगता है और जब वो नाउन का काम करता है तो उसका एक स्थान सब्जेक्ट भी निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और ये नाउन का कार्य करता है। इसे हिंदी मीडियम के छात्र इसे भी समझ सकते हैं कि जब ये वर्ब फर्स्ट से बनता है तो ये नाउन का काम करता है और इससे ना, ने, नी की ध्वनि निकलती है। ध्वनि हिंदी में जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले जो टू लगा है इससे ना, ने, नी की ध्वनि निकलेगी। जैसे धूम्रपान करना हानिकारक है। इसे देखें, आप देखेंगे, अब सब्जेक्ट को ढूंढना है। यदि आप ट्रांसलेशन की नजर से देखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी बना रहे होंगे, तब भी आपको पूछना होगा कौन, तब तो सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन हानिकारक है, धूम्रपान करना। यहां ना की ध्वनि निकल गई और ये आप समझ लीजिए कि वर्ब तो इस हिंदी में जो वर्ब होते हैं वो ना, ने की ध्वनि देते हैं। जैसे खाना, पीना, टहलना, घूमना, आना जाना इत्यादि जितने भी ना के ध्वनि देने वाले शब्द होते हैं वो सब वर्ब होते हैं। और वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म में यानी इनका जो वर्ब फर्स्ट बनेगा उनके पहले टू लगाएंगे, तब जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तब वो इन्फिनिटिव बनेगा। या अब यहां पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इन्फिनिटिव केवल सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या इसका और भी कोई प्लेस होता है। तो आप यहां स्पष्ट कर लें कि इन्फिनिटिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है और नाउन एक सेंटेंस में जिस जिस प्लेस पर आता है वहां वहां इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहां यह भी समझना जरूरी हो जाएगा कि नाउन कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, कंप्लीमेंट के स्थान पर होता है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो और जो है वो केस इन अपोजिशन के भी स्थान पर होता है। अर्थात ये नाउन पांच प्लेसेस होते हैं एक सेंटेंस में। तो इन्फिनिटिव भी नाउन का कार्य करता है, इसलिए इन्फिनिटिव भी वाक्य में 5 स्थान पर हो सकता है। फिलहाल यहां हम पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट को देख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट इज ए प्लेस ऑफ नाउन आल्सो। सो ये इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, धूम्रपान करना हानिकारक है। यहां ये वर्ब जरूर है लेकिन इट इज सब्जेक्ट, क्योंकि इट इज ऑन द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट एंड इट विल बी यूज्ड एज ए नाउन। तो अब आप इसको बनाएंगे तो इन्फिनिटिव बना दीजिए। इन्फिनिटिव क्या होगा, वर्ब पहले आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू स्मोक इज हार्मफुल। अब आप यहां देख सकते हैं टू स्मोक क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह
एक नया शब्द आप और ले लीजिए, जिरंड। जिरंड भी सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। अब जिरंड क्या है इसको भी समझने की जरूरत है। तो जिरंड जो है ये, इसको आप समझें, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अब यहां थोड़ा सा रूप चेंज हो गया, वर्ब से ही बनेगा, ये भी जिरंड भी वर्ब से ही बनेगा, लेकिन जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और ये भी नाउन का ही कार्य करता है। ये भी आप देखें यहां पर कुछ समानता है जिरंड और नाउन में, जिरंड और इंफिनिटिव में। तो जिरंड भी जिरंड का रूप बदल गया, फॉर्म बदल गया, यानी ये जिरंड जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन ये भी नाउन का ही कार्य करता है। और ध्वनि आप देखें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो इससे भी ना ने नी की ही ध्वनि निकलती है, ये ना ने नी की ध्वनि निकलती है। इस तरह से आप स्पष्ट करें कि इसमें लगभग कार्य में तो समानता है, कि केवल इसके रूप में परिवर्तन है जो इंफिनिटिव से डिफरेंट है। इंफिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से और जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे तो ये जिरंड बन जाएगा, लेकिन इससे भी नाने ने की ध्वनि निकलेगी और ये भी नाउन का काम करेगा। फिर वही बात हो गई कि जब ये जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से नाउन बन जाता है, तो नाउन का प्लेस क्या केवल सब्जेक्ट के स्थान पर होता है? तो नहीं, जिरंड भी नाउन के प्रत्येक प्लेस पर प्रयोग किया जाता है, एक प्लेस को छोड़कर, वो है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन के स्थान पर जिरंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जितनी जगह चार प्लेसेस हैं जिस पर इंफिनिटी और जिरंड दोनों प्रयोग किए जाते हैं। अभी आप इंफिनिटी और जिरंड को यहां पर मैं बता दूं कि इंफिनिटी और जिरंड क्या है। तो वर्ब जो है वो दो होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सीमित क्रियाएं, नॉन फाइनाइट वर्ब असीमित क्रियाएं। तो ये जिरंड और इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब के ही रूप हैं। इसे आप अभी वर्ब के जब पार्ट को पढ़ेंगे, वर्ब की डिटेल स्टडी की जाएगी या उसका डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, तो उसमें ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आप यहां इतना ही समझें कि जिरंड और इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, असीमित क्रियाएं हैं, इनके ऊपर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए एक पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में होते हुए भी ये दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तो वर्ब के रूप में है और प्लस जब ये इंफिनिटिव या जिरंड बनता है तो ये नाउन का कार्य करता है, इसीलिए इंफिनिटिव और जिरंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। यहां आपको ये जानना जरूरी है। फिलहाल हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लेस पर आपने देखा कि यहाँ जिरंड का भी प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा सकता है। इसको हिंदी के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे ये है टहलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसे देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कौन अच्छा होता है, टहलना, दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में नाने की ध्वनि निकल रही है, नाने की ध्वनि निकल रही है तो वह जिरंड भी बन सकता है। यहां आप स्पष्ट करें कि चूंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ये जो है इंफिनिटिव भी बन सकता है और जिरंड भी बन सकता है, यानी इसको इंफिनिटिव भी बना सकते हैं, जिरंड, जैसे इसको भी आप इंफिनिटिव भी बना सकते हैं, जिरंड भी, क्योंकि ये भी सेम कंडीशन है, बस रूप बदल जाएगा। यानी इसी सेंटेंस को आप जिरंड से भी बना सकते हैं और इंफिनिटिव से भी, इसको भी आप जिरंड से भी और इंफिनिटिव से भी बना सकते हैं। अब यहां चूंकि हम जिरंड पार्ट को देख रहे हैं, इसलिए जिरंड बना के देखेंगे कि टहलना ये दिया गया, टहलना यानी वॉक, वॉक वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसमें आपने देखा ये वॉकिंग जो है ये जिरंड है और जिरंड के रूप में ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है। अर्थात आप किसी भी सेंटेंस को देखें तो उनको इस तरह से देखें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो कोई एक शब्द नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, या तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, या तो उसके स्थान पर इट हो सकता है, या वो देयर हो सकता है, या वो इंफिनिटिव और जिरंड भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट के प्लेस पर होंगे।
बच्चे ये देखकर गलतियां ना करें, विद्यार्थियों को ये देखकर गलतियां नहीं करनी चाहिए कि ये वर्ब है इसलिए ये वर्ब ही है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जबकि वर्ब का रूप बदल जाने से वह किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाता है और वो फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकता है। इसलिए इसे आप इंफिनिटी और जिरंड को स्पष्ट करें और समझने का प्रयास करें। ये पार्ट था आपका सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में आप जो है अब ये गलतियां नहीं करेंगे कि किस शब्द को कहां प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ अब आपको अगले पार्ट की ओर लेकर चलेंगे जो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी हम समझ लें। यहीं पर प्रेडिकेट को स्पष्ट करने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं। प्रेडिकेट पार्ट में जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहां सबसे पहले आपको मिलता है वर्ब, जिसे आप यहां देखें, ये है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में लिखा गया है। इसे आप देखें, इसे आप समझें कि ये क्या है, वर्ब। दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। वर्ब को दो पार्ट में कर दिया गया, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया मेन वर्ब। यानी आप यहां प्रेडिकेट को ऐसे कर सकते हैं कि प्रेडिकेट के दो पार्ट बनेंगे, एक होगा वर्ब और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के भी आप दो पार्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाएगा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ये टेंस के अनुसार चलती हैं, आपको मैं हमेशा इंगित करता हूं। ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अनुसार चलते हैं और इसे देखना है कि जिस टेंस में सेंटेंस बन रहा होगा उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगती है। इसका डिटेल आप टेंस के अनुसार जब आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैं एक चार्ट दूंगा, जिससे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि आपको कहां पे किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा पार्ट आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक आप एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसे देखते आए हैं, अब आप इसे देखें कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसे स्पष्ट करें कि कहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो ये जो है निर्जीव शब्दों की ओर या निर्जीव की ओर इंगित करता है। आप ऐसे समझे, लाइफलेस थिंग्स का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के प्लेस में किया गया हो तो वो निश्चित रूप से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब लिविंग थिंग्स हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। इनको आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, जब आप व्हाट से क्वेश्चन करें किसी भी सेंटेंस में, व्हाट या इसे हिंदी में कहें आप क्या से आप क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जब आप किसको से प्रश्न पूछेंगे या हुम, इंग्लिश में आप हुम से और हिंदी में किसको से प्रश्न पूछ लें तो वो ऑब्जेक्ट आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आप देखें यहां पर कि ये जो हुम, व्हाट और हुम कैसे मिलेगा, एक सेंटेंस मैं देता हूं, ही गेव मी ए बुक। आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें जो है सब्जेक्ट पार्ट क्या है, ये हो गया सिंगल जो है वो सब जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, और शेष पार्ट गेव मी ए बुक ये जो है वर्ब से शुरू भी हो रहा है, प्लस आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ही के द्वारा किए गए कार्य या ही के बारे में डिस्क्रिप्शन करने वाला पार्ट जो है वही प्रेडिकेट होता है। इसको हमने पहले बताया है, आप यहां समझे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन करने वाला ही के बारे में बता रहा है, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, तो ही के बारे में बताने वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है।
अब प्रेडिकेट पार्ट में दो पार्ट आप दिमाग में रखें कि एक होगा वर्ब, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के अनुसार ही लगेगा, मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार लगेगा। तो गिव आप देख रहे होंगे कि गिव का सेकेंड फॉर्म गिव होता है, और गिव जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाने वाला वर्ब सेकेंड है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या टेंस है। और अब आप यहां देखेंगे तो ये मिल गया आपको वर्ब, ये हो गया वर्ब जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये दो शब्द आपको दिख रहे हैं, मी और ए बुक। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब के बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो whom से प्रश्न पूछने पर मिलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो व्हाट से प्रश्न पूछने पर मिलेगा। सॉरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom से। तो आप यहां पर देख लीजिए, whom या क्या या किसको से प्रश्न पूछ लीजिए, उसने मुझे क्या दी, एक पुस्तक। तो आप एक बुक को देखना है, ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप क्लियर कर लीजिए। ये मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर कर लीजिए। तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहां पर एक सीक्वेंस बनता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट दोनों आए हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को पहले किसी ऑब्जेक्ट को बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ग्रामर के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये आप यहां एक रूल दिमाग में रखें कि जब भी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो, तो यहां एक दो प्रीपोजिशन है जो सेंस के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ टू या फार में से कोई एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, कब, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले कर देंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तब आपको बीच में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही गेव मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन यदि आप इसी को बदलना चाहें, सेंटेंस देना चाहें, तो ये होगा ही गेव ए बुक टू मी। अब आप यहां देख सकते हैं, टू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंबाइन बोथ ऑब्जेक्ट्स। यहां ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा, तो यहां पर टू का बीच में प्रयोग, टू या फार का सेंस के अनुसार प्रयोग करना होगा। अब यहां आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंसेस में दोनों ऑब्जेक्ट हों, और जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो। ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होते। इसको हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कंप्लीमेंट का भी प्रयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अब यहीं पर मैं एक क्लियर ये भी कर दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो है ही, इसके स्थान पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो जब नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप यहां पर एक चीज और देखिए, अभी इसके पहले हमने आपको इन्फिनिटिव और जिरंड दो शब्दों को पढ़ाया जो नाउन का काम करते हैं। इसका मतलब आप यहां पर स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि वो नाउन का काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकते हैं। यस, तो अब आप यहां देखें कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनके स्थान पर सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी आ सकता है और जिरंड भी आ सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये जो है जैसे है मोहन लाइक्स शूटिंग। या आई वांट
स्टडी। आप इस दो सेंटेंस को देखें, यहां शूटिंग वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है, अभी आपको इसके पहले बताया मैंने, ये जो शूटिंग है वर्ब शूट में आईएनजी लगाने से बना है और ये जीरंड है, ये जीरंड है, अर्थात ये जीरंड के रूप में नाउन बना और नाउन के रूप में ये यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया। मोहन क्या पसंद करता है, शूटिंग, शूटिंग यानी शिकार करना, मोहन शिकार करना पसंद करता है। तो इस तरह से ये जो शूटिंग है ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, जीरंड के रूप में ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, अध्ययन करना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, टू स्टडी, स्टडी क्या है, स्टडी भी है इंफिनिटिव, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बन गया और इंफिनिटिव भी नाउन का कार्य करता है और नाउन के प्लेस पर आ गया, तो नाउन के प्लेस पर आया इसलिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्ट है, यानी इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। इसलिए आप यहाँ एक चीज और देख लें कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट तो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और दूसरा इंफिनिटिव और जीरंड भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकते हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से अब ये समझें कि क्या जब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर क्या हो सकता है, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कंप्लीमेंट एक शब्द का प्रयोग हो सकता है, कंप्लीमेंट, ये वर्ब कंप्लीमेंट, यहां कंप्लीमेंट का प्रयोग, आपने वर्ब टू बी की क्रियाओं का यूज मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा और समझिएगा ये कंप्लीमेंट क्या होते हैं। तो कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पर कंप्लीमेंट हो सकता है, जब नहीं कंप्लीमेंट ही हो, क्योंकि कभी कभी वर्ब जो होते हैं वो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। वर्ब जब सकर्मक होते हैं तो इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, ट्रांजिटिव हो तो ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इनट्रांजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और यदि ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी ना हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, हमने बताया कि वर्ब का पार्ट एक बड़ा पार्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसके बारे में मैं वीडियो लेकर जल्दी ही आप लोगों के बीच में रखूंगा। इसे समझना जरूरी है कि ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीमेंट आता है। यदि ये वर्ब इन ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, और इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी बिना ऑब्जेक्ट के, इन सबके बिना भी अकेले ही वाक्य बन जाएगा। जैसे आप ऐसे देखें, he goes to school। यहां देखें ये गोज जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ अब आप व्हाट या हुम या क्या या किसको से प्रश्न पूछेंगे ना तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब आप कंफ्यूजन, यहाँ पर सेंटेंस आ ही गया मेरे दिमाग में, मैंने रख दिया है, आप समझे कि ये देखने में लगेगा कि आपको ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ये अदर वर्ड्स के रूप में आप ले सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स भी होते हैं जो अन्य फ्रेजेस के रूप में या अन्य रूपों में हो सकते हैं। तो ये गोज जो है इनट्रांजिटिव क्यों है, अकर्मक कैसे है, इसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि इसमें जो है क्या या किसको से प्रश्न पूछे, वह क्या जाता है, किसको जाता है, वह कहां जाता है, तब ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब ये वर्ड मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वह व्हाट या हुम से ही मिलेगा। इसको भी स्पष्ट करें। अभी पैसिव वॉइस के पार्ट में जाएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है, वह ऑब्जेक्ट जो है कर्म प्रधान वाक्य ही होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ढूंढना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट को समझें कि ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्दों में अंतर है। ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तभी मिलेगा जब ये व्हाट या हुम से मिले, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो ये जो है जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये क्रिया क्या है, तो ये इंट्रांजिटिव है। यदि ऑब्जेक्ट मिल गया जैसे इन सब में मिल रहा है, या एक और सेंटेंस में देता हूं, आई राइट ए पोएम, तो मैं एक पोएम लिखता हूं। क्या लिखता हूं, एक पोएम। अब यहाँ के वर्ब की पोजीशन क्या होगी, या किस रूप में है ये वर्ब, क्या है, तो ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, सकर्मक है, और ये वर्ब इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक है। और इसके अलावा जब ये वर्ब न तो ट्रांजिटिव हो और न तो इंट्रांजिटिव हो, बल्कि वह लिंकिंग के रूप में हो, तब ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए टीचर, इसे भी आप स्पष्ट रूप से देख लें। अब एम यहां पर क्रिया क्या है, एम है। एम किस रूप में है, तो एम ना तो ट्रांजिटिव है और ना तो इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों नहीं है, तब क्या है, ये लिंकिंग है। लिंकिंग कैसे है, तो लिंकिंग का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़ने का काम, यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे लिंकिंग के रूप में माना जाता है। तो लिंकिंग वर्ब जब भी आ जाता है, स्पेशली लिंकिंग वर्ब है, जैसे आपने अभी वर्ब टू बी में कुछ वर्ब्स देखे, जैसे इज, एम, आर, वाज और वर्ब, ये जो है इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं, तो इनको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और ये जब कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग कर दिए जाते हैं या इनके साथ कंप्लीमेंट आता है, तो ये लिंकिंग भी बन जाते हैं। लिंकिंग कैसे है इसको समझें, तो जब ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ते हैं, आई का संबंध है टीचर से, लेकिन ये सेंटेंस पूरा तभी होगा जब बीच में कोई ना कोई क्रिया आएगी। तो जब कोई क्रिया आकर के उस दोनों को जोड़ रही हो, तब वो क्रिया लिंकिंग बन जाती है। और ये लिंकिंग वर्ब यदि आया है तो इसके बाद कोई ना कोई कंप्लीमेंट जरूर होता है। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था टू बी की क्रिया में, टू बी के रूल में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी सेंटेंस जब केवल जैसे इसी सेंटेंस को आप आई एम लिख दें तो ये अधूरा माना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एम जो है वो इनकम्प्लीट वर्ब है, और इनकम्प्लीट वर्ब जो है वो जब तक इसके साथ कोई कंप्लीमेंट नहीं आएगा तब तक ये वर्ब पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। और इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसको हो जाएगा इट इज आई। ये इट कहां से आया, तो इट आ गया क्योंकि किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर इट आता है। और इज क्या है, इज इनकम्प्लीट वर्ब है, इट के साथ इज लगता है। और आई क्या है, आई इज ऑन द प्लेस ऑफ कंप्लीमेंट, तब जाकर के ये सेंटेंस पूर्ण होता है। इस तरह से आप इसे पूरा डिटेल देखें और समझें कि जो प्रेडिकेट का पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर उसके स्थान पर इंफिनिटिव या जेरेड भी हो सकता है, या उसके स्थान पर कंप्लीमेंट हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट ना हो तो तब ये कंप्लीमेंट भी इसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आपने इसमें पूरा देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट, इस तरह से हम इसको अब रूल के पूरा एक रूल में डाल देते हैं, और शॉर्टकट में फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप रूल से इसे स्पष्ट कर लें। आप कुछ चीजों को अपने बोर्ड पर जो भी मैंने लिखा उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी वीडियो में बीच बीच में, और आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में आपको सुविधा हो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस के पार्ट बनाते समय या तो पहला रूल होगा कि वह कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है जो एक शब्द का होगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में होगा। फिर जो है ये दूसरे रूप में हो सकता है कि डिटरमिनर भी हो, एडजेक्टिव भी हो, फिर हेड वर्ड भी हो, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेडिकेट का पार्ट बनता है, प्रेडिकेट को हम अलग से देखेंगे, ये सब्जेक्ट पार्ट है। तीसरे रूप में आपने यहां देखा कि इट भी आ सकता है। चौथे में देखा कि यहाँ देयर का प्रयोग हो सकता है।
5वें में आपने देखा यहाँ इन्फिनिटिव और जिरंड का प्रयोग हो सकता है। 6वें में जिरंड ले लेते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट। इसी तरह आप प्रेडिकेट पार्ट में देखें तो प्रेडिकेट में क्या क्या आएगा, प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट में पहले आप ले लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर्स के लिए अलग अलग फ्रेजेज हैं। ये अदर्स जब भी आते हैं तो ये अलग फ्रेज के रूप में होते हैं जो एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। सीक्वेंस या प्रोसेस, इनका ध्यान देना है कि इसमें कोई भी शब्द आगे पीछे ना हो। अब इसी में प्रेडिकेट के स्थान पर या ये वर्ब के स्थान पर आपने देखा कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, तब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपस में बदल सकते हैं, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए पहले तो बीच में टू या फार के बाद तब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया आपका सेकेंड फार्मूला। फिर इसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपने देखा कि इंफिनिटिव भी प्रयोग किया जा सकता है और जिरंड भी आ सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये भी देखा कि इस वर्ब के स्थान पर इनकम्प्लीट वर्ब आते हैं या लिंकिंग वर्ब आते हैं। लिंकिंग वर्ब आ जाए जो अपूर्ण क्रियाएं कही जाती हैं तो इनके साथ तब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इनके स्थान पर कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये एक पार्ट बना सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। आपको जब भी सेंटेंस तैयार करना हो तो इन चीजों को अपने दिमाग में रख के ही पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको इसे हल करना चाहिए। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपको समझने की जरूरत है और समझने के साथ साथ नियमों के साथ साथ मैं आप सभी से बार बार अनुरोध करता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज जरूर किया करें, क्योंकि एक्सरसाइज ही आपके कॉन्सेप्ट को और भी अधिक क्लियर करता है। रूल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन एक्सरसाइज और भी अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि आपको ग्रामर के रूल्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकें और आप अच्छे से अंग्रेजी के वाक्यों का निर्माण कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।